न्यूज 360 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की सिफारिश की। साथ ही एसआईटी ने कैश रखने की ऊपरी सीमा 15 लाख रुपए तय करने की भी सिफारिश की है। जस्टिस एम.बी. शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी 5वीं रिपोर्ट में ये सिफारिशें की हैं। एसआईटी ने कहा है कि 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाए और इसके उल्लंघन को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाए। एसआईटी ने सुझाव दिया है कि किसी इंडिविजुअल के लिए कैश रखने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय की जानी चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी इससे ज्यादा कैश रखना चाहती है तो उसके लिए आईटी विभाग की मंजूरी जरूरी की जानी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ वेद जैन जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट। वेद जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही कि जो सिफारिश है, आपको लगता है कि वाकई ब्लैक मनी पर इससे काबू पाया जा सकता है? देखिए, ब्लैक मनी का इशू रेलिवेंट है और इसमें एसआईटी ने अपनी एक रिकमेंडेशन की है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कंट्री जो 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें 60% जनता एग्रीकल्चरिस्ट है और डिपेंडेंट है, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर, और जिनको बैंकिंग की भी रीच अभी तक हमारे पास, मैं नहीं मानता कि 10% से ज्यादा लोगों के पास है। तो कैशलेस इकोनॉमी जो कि एसआईटी रिकमेंड कर रही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना मुझे नहीं लगता कि आसान है कि इंडिया जैसे देश के लिए। जी, डेवलप्ड नेशन लाइक स्वीडन को भी लगभग अभी 1 साल पहले ही उन्होंने अपने आप को कैशलेस इकोनॉमी में कन्वर्ट किया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरा ये कहना है कि ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आज की डेट में कहा जाए कि इकोनॉमी को बिल्कुल कैशलेस कर दिया जाए और 3 लाख तक की ट्रांजैक्शन को ऊपर वाली को बैन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, बैंकिंग का ज्ञान नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। वेद जी, आप रहिए हमारे साथ। हिमांशु कुमार, टैक्स एक्सपर्ट, हमारे साथ है। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। हम लोग बात करें जो सिफारिश की है एम.बी. शाह कमेटी ने, 3 लाख की लिमिट ट्रांजैक्शन में और 15 लाख कैश आप रख सकते हैं। व्यावहारिकता की अगर बात की जाए, प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, आपको लगता है कि वाकई संभव है या लिमिट जो है बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही अभी जो एसआईटी का नया अप्रूवल अभी देखने को आ रहा है कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है कि 3 लाख के ट्रांजैक्शन जो भी कैश हैं उस पे कर्व किया जाए, ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं है। जैसे कि अभी एक जो भी थे पैनल पे वो बता रहे थे कि हमारे देश में अभी भी जो बैंकिंग सुविधा है वो हर जगह मौजूद नहीं है, और बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस, जैसे कि आप अगर कृषि बेस पे ही देखिए तो वहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होती है कैश बेस पे होती है। इसमें 2 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। एक तो उन्होंने कहा है कि 3 लाख के जो भी ट्रांजैक्शन उसके ऊपर को कर्व किया जाए, और साथ के साथ इनकम टैक्स ने को रिकमेंडेशन दिया है कि ये लिमिट 15 लाख तक होनी चाहिए, और कोई भी कंपनी अगर 15 लाख से ज्यादा का कैश रखती है तो उसको कमिश्नर को इन्फॉर्म करना होगा, प्रायर परमिशन लेना होगा। तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं। अगर एक कंपनी जिसकी ट्रांजैक्शन है 50 तरह के उसके बिजनेस चल रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये होना भी थोड़ा व्यवहारिक नहीं दिख रहा है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत तरह के चैलेंजेस भी आएंगे। इतना ये आसान नहीं है कि हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि बहुत ऐसे, अगर आप देखिए पेट्रोल पंप पे पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है कैश में होता है ज्यादातर, तो क्या वो कैश डिपॉजिट नहीं करेंगे? तो जी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वेद सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हिमांशु जी कह रहे हैं, पेट्रोल पंप, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहां पर बहुत सारा कैश का ट्रांजैक्शन होता है, आपको कैश की जरूरत भी पड़ती है। अगर हम लोग होलसेल मंडियों की ही बात करें, हम लोग खुद सामान लेने के लिए जाते हैं मंडियों में, जो होलसेल मार्केट होते हैं, वहां के जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, उनके पास भी इतना कैश होता है। तो आपको लगता नहीं जो प्रैक्टिकलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा? नहीं, मैंने जैसे शुरू में कहा कि देखिए, रिकमेंडेशन आइडियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें आज की डेट में ब्लैक मनी को अबॉलिश करना है तो हम ट्रांजैक्शन को रोकना शुरू कर दें, बंद कर दें। जब हम ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं तो ब्लैक मनी के इश्यू को एड्रेस करें और उसके लिए बिजनेस को कम करने की कोशिश नहीं करें। और अगर बिजनेस रुकता है, ट्रांजैक्शन रुक जाएंगी, तो देखिए अल्टीमेटली इकोनॉमी का इंटरेस्ट सफर कर जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी हम कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, उसमें ये देखें, उसको एक बैलेंस करने की कोशिश करें कि किस हद तक हम उस ट्रांजैक्शन को रोकें ताकि ब्लैक मनी पे अंकुश लगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि इकोनॉमी इफेक्ट नहीं हो जाए। जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में जब बैंकिंग रीच नहीं है, 60% की पॉपुलेशन एग्रीकल्चरिस्ट है, मंडी में जितना गेहूं बिकता है, जितना ग्रेन बिकता है, जितना चावल आता है,
वो सारा ट्रांजैक्शन कैश में, उसको बैंकिंग की सुविधा की उपलब्ध नहीं है। शुगर केन की बात करिए, जो गन्ना खरीदा जाता है, शुगर मिल खरीदती है जिसमें गाड़ियां लगती हैं, किसानों की लगती हैं, वो किसान कैश के पैसे उनको मिलते हैं। जितनी वेजेस की पेमेंट होती है, सैलरी की पेमेंट होती है, वर्कर को पेमेंट होती है, जिन जिन फैक्ट्री में 1000 वर्कर 2-2 हजार वर्कर काम करते हैं, उनको सारी पेमेंटें कैश में सैलरी की करती हैं। ये उम्मीद करना एक दिन में कि सभी को, कि आज की डेट में सबको बैंक में बैंकिंग ट्रांजैक्शन में लगा देंगे, वो बहुत मुश्किल काम होगा। अभी जो सरकार ने अपनी जनधन योजना शुरू की थी, उसमें बहुत सारे लोगों के अकाउंट खोले हैं। आपने देखा होगा कि उसके बावजूद भी उन बैंकिंग की ट्रांजैक्शन में हालांकि डिपॉजिट आए हैं, अच्छी योजना बनी है, लेकिन बैंकिंग की रीच आउट अभी भी बहुत मुश्किल हुई है। बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जो वेद जी कह रहे हैं, उस पर ध्यान करना होगा और उस पर भी नजर डालनी होगी। लेकिन एक खतरा और, हिमांशु आपसे जानना चाहेंगे, टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं। आपको लगता है कि अगर इन सिफारिशों को अमल में लाया गया, इम्प्लीमेंट होती है, तो टैक्स टेररिज्म को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा? एकदम ये होने वाला होगा। अगर इस तरह की चीजों को हम प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे ये एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं डिपार्टमेंट को कि वो इसको लेके बहुत तरह की चीजें कर सकती है। ये शंका तो हमेशा बनी रहेंगी। तो इसको भी ध्यान में रख के हमें उस हिसाब से एसआईटी को रिकमेंडेशन है, जो भी रिकमेंडेशन देती है उनको बहुत ही सबको ध्यान में रख के करना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्लैक मनी और केवल दिल्ली और मुंबई और बैंगलोर को ही ध्यान में रखना हो, वो आपको पूरे इंडिया को ध्यान में रख के कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कि विवेक जी ने बताया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, ये इतना आसान नहीं है। इससे आपके जीडीपी पे भी फर्क पड़ेगा, आपके ग्रोथ रेट पे भी फर्क हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़े। बहुत ऐसे बिजनेस है जो कि कैश पे ही डिपेंडेंट है, बिना कैश को बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे मंडियों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और ये तो बिल्कुल हिमांशु जी, ये कह सकते हैं कि सरकार की जो कोशिश है ब्लैक मनी पर काबू पाने की, ये तो एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह ब्लैक मनी पे काबू पाया जाए, उसके लिए कदम भी उठा रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा और वेद जैन जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा और इतना आप टाइट फ्रेम नहीं रह सकते हैं और थोड़ा सा लचीला रखना पड़ेगा। जो लिमिट की बात हम लोग कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जैसा कि अभी वेद जैन जी भी कह रहे थे जिसमें कैश में ट्रांजैक्शन जरूरी होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सरकार को इंप्लीमेंट करते समय इन तमाम बातों पर ध्यान रखना जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया वेद जैन जी आपका, हिमांशु जी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक मनी घोषित करने वालों को जहां एक तरफ सरकार ने राहत दी है, वहीं दूसरी ओर टैक्स भुगतान पर पेच फंसा दिया है। ब्लैक मनी घोषित करने वालों को टैक्स किस्तों में चुकाने का मौका मिल गया है। कंप्लायंस विंडो के तहत ब्लैक मनी घोषित करने वाले 3 किस्तों में टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। ऐसे लोगों को कुल टैक्स और सरचार्ज का 25% 30 नवंबर 2016 तक चुकाना होगा, बाकी का 25% 31 मार्च 2017 तक और बचा हुआ टैक्स 30 सितंबर 2017 तक चुकाना होगा। इस बारे में वित्त मंत्रालय जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि घोषित ब्लैक मनी में से टैक्स का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। टैक्स और पेनल्टी का भुगतान सोर्स इनकम से करना होगा, यानी अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घोषित करता है तो उस पर 45 लाख रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन वो घोषित ब्लैक मनी से टैक्स का भुगतान नहीं कर पाएगा। उसे टैक्स के भुगतान के लिए इनकम का सोर्स बताना होगा। आपको बता दें कि ब्लैक मनी घोषित करने के लिए 4 महीने की कंप्लायंस विंडो 30 सितंबर को बंद हो रही है। इसके तहत ब्लैक मनी घोषित करने वालों को 30% टैक्स, 7.5% पेनल्टी और 7.5% सरचार्ज समेत कुल 45% चुकाना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि ब्लैक मनी घोषित करने के लिए दी गए विंडो कोई सीजनल सेल नहीं है, इसलिए कंप्लायंस विंडो का लोगों को फायदा उठाना चाहिए। Using a PAN card for every transaction beyond a certain limit, gradually its application will increase. And therefore it's going to be no profitable activity for anyone to indefinitely continue to have concealed assets. It's not very easy to design these schemes. There are many in the business community who will say, make it more attractive, make it more reasonable. This is not a seasonal sale. चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जबकि मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,413 करोड़ रुपए से घटकर 6,310 करोड़ रुपए रहा है।
इस दौरान टीसीएस की आय 28,448 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,300 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने ₹6.50 प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। टीसीएस के नतीजों पर कंपनी के एमडी और सीईओ एन चंद्रशेखरन से खास बात की हमारी संवाददाता सिल्की सिंह ने। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं और इसके लिए कंपनी ने एक डिविडेंड भी जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होंडा ने भारत में 1,90,000 कारें रिकॉल करने का ऐलान किया है। इन कारों में एकॉर्ड, सीआरवी, सिविक, सिटी और जैज शामिल हैं। इन कारों में फॉल्टी एयरबैग्स को ठीक किया जाएगा। इन एयरबैग्स को टकाटा ने मैन्युफैक्चर किया है। होंडा ने ऐलान किया है कि 2003 से 2011 के बीच मैन्युफैक्चर की गई इन कारों के फ्रंट एयरबैग इन्फ्लेटर्स को बदलेगी। इस रिप्लेसमेंट के लिए ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देना होगा। होंडा की डीलरशिप पर कारों के एयरबैग्स को रिप्लेस किया जाएगा। सीआरवी और सिविक के लिए कैंपेन जल्द शुरू किया जाएगा, जबकि बाकी कारों के एयरबैग्स का रिप्लेसमेंट सितंबर से शुरू किया जाएगा। रिकॉल कारों में 22,483 एकॉर्ड, 1,37,270 सिटी, 15,706 जैज शामिल हैं, जबकि 13,605 सिविक, 1,514 सीआरवी का रिकॉल किया जाएगा। और हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए नंद कुमार हमारे सहयोगी साथ में। नंद, एक बड़ा इश्यू है कारों का रिकॉल और एयर बैग जैसे प्रॉब्लम पर अगर रिकॉल होता है तो कह सकते हैं ना केवल ब्रांड की इमेज को भी धक्का पहुंचता है, बल्कि आपको लगता है कि जो कस्टमर्स हैं उनका विश्वास भी दिखता है कि एयर बैग जैसी सेफ्टी मेजर अगर उसमें फॉल्ट आ रहा है, उसके लिए रिकॉल हो रहा है, तो आपको लगता है कि भरोसा दिखता है ग्राहकों का? आपकी बात से पूरी तरह तो सहमत नहीं हो पाऊंगा। भरोसा, होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसकी ब्रांड लॉयल्टी जो है जो काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो रिकॉल यहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं वो सभी वॉलंटरी रिकॉल्स हैं, यानी कि कंपनी द्वारा इनिशिएटेड रिकॉल है। यानी कि कंपनी अपनी समझती है इस बात को कि हमारे कस्टमर्स कितने ज़रूरी हैं, इस हिसाब से ये रिकॉल्स चल रहे हैं। हाँ, ये जो रिकॉल जो जिस मुद्दे पे ये चल रहा है, यानी टकाटा एयरबैग्स, ये एक सुनामी की तरह आया था होंडा के लिए पिछले कुछ सालों पहले, और तब से बीच में हर 6 महीने में झटके लगते रहते हैं। होंडा इस टकाटा एयरबैग्स के चलते, ये ग्लोबल रिकॉल का हिस्सा ही है जो रिकॉल आप देख रहे हैं, इस रिकॉल के चलते कई सारी गाड़ियां दुनिया भर में रिकॉल हो रही हैं और भारत पे भी उसका असर पड़ा है। और भारत में भी ये जो काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जो रिकॉल हो रही हैं, आप देख सकते हैं जो फिगर्स हमने कुछ देर पहले आपने बताई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिकॉल्स हैं जो इस वक्त अफेक्टेड है वो होंडा की एकॉर्ड है। इस बात को कहने के लिए काफ़ी है कि ये ग्लोबल रिकॉल का जो सबसे बड़ा असर है वो महंगी गाड़ियां जो कि सीबीयू के तौर पर आई थी उस पर सबसे ज़्यादा बड़ा। इसके अलावा सीआरवी, जैज इसमें शामिल है। वॉलंटरी रिकॉल है इस टकाटा का, और आगे आने वाले समय में भी ये झटके लग सकते हैं। 2000 से 2011 के बीच की गाड़ियां हैं, जैसे जैसे कंपनी को और लॉट्स और प्रोडक्शन लॉट्स के बारे में पता चलेगा, कंपनी ग्राहकों को इसके बारे में बताएगी और ये रिकॉल होता रहेगा। कंपनी की वेबसाइट भी क्रिएट कर रखी है, माइक्रो वेबसाइट इसके लिए, जिस पर आप जाकर अपने गाड़ी का 14 पिन नंबर जो है 14 नंबर्स का पिन डाल सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी रिकॉल में शामिल है कि नहीं, और आपकी गाड़ी को कब रिकॉल के लिए या इस चेंज के लिए लेकर जाना है सर्विस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नंद। और हमारे सहयोगी नंद बता रहे थे कि जो टकाटा एयरबैग्स हैं, ना केवल होंडा बल्कि तमाम ब्रांड्स को इसने अपने एयरबैग्स दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होंडा में आई है। आगे बढ़ते हैं। होंडा से अलग होने के बाद हीरो ने अपनी पहली इंडिजिनस बाइक लॉन्च की है। इस बाइक का नाम है स्प्लेंडर आई स्मार्ट। इस बाइक में 110 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है जो 8.9 bhp की पावर देता है। हीरो ने इस बाइक में i3S पेटेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यानी इसका इंजन बाइक के रुकने पर अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। स्प्लेंडर आई स्मार्ट में 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। दिल्ली में इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 53,300 रुपए है। स्प्लेंडर आई स्मार्ट BS4 मानकों को पूरा करता है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 75 से 80 किलोमीटर तक चल सकती है। और हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल का कहना है कि मॉनसून अच्छा होने से कंपनी की बिक्री में इजाफा होगा। पवन मुंजाल से खास बात की हमारे संवाददाता नंद किशोर नायक ने।
सर सबसे पहले तो मुबारकबाद स्प्लेंडर 110 आई स्मार्ट के लिए। पर्सनली और एज ए कंपनी के लिए इंडिजिनसली बिल्ट इंजन है, कितनी बड़ी उपलब्धि है हीरो मोटोकॉर्प के लिए और आप इससे कितना सेटिस्फाइड हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद मुबारकबाद के लिए। मुबारकबाद हमें मिलनी भी चाहिए। जैसा आपने कहा, पहला मोटरसाइकिल इंजन हीरो का अपनी स्टेबल से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इनोवेशन और इंजीनियरिंग जयपुर से निकला हुआ इंजन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब हीरो के टीम मेंबर्स के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। हीरो पहले जो हीरो होंडा थी 25 साल 27 साल तक जॉइंट वेंचर में टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट में उस कंपनी में बहुत बढ़िया काम किया, अव्वल नंबर का काम किया। उसके बाद जब हमने अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर से इलायदा होने का फैसला किया, वो किसी बलबूते पे किया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। आज हमने वो डेवलप करके दिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात विजय माल्या की, जिनके खिलाफ बैंकों के कंसोर्शियम ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बैंकों का कहना है कि संपत्ति घोषित करने के कोर्ट के आदेश का माल्या पालन नहीं कर रहे हैं। बैंकों की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है और इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते में करेगा। आपको बता दें कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से कहा था कि वो बैंकों के साथ सहयोग करें। साथ ही कोर्ट ने माल्या को अपनी संपत्ति घोषित करने का भी आदेश दिया था। माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है और कर्ज चुकाए बिना वो विदेश भाग गए हैं। बात राजनीति की। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी। यूपी में कांग्रेस की हालत खस्ता है, लिहाजा पार्टी को भरोसा है कि शीला दीक्षित के सहारे कांग्रेस की नैया पार लगाई जा सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी भी अहम रोल अदा कर सकती हैं। अनुमान आप काफी समय से लगा रहे थे, वो पहली बार आपका अंदाजा सही निकला है। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। अपनी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना जो रिजल्ट है वो होगा। उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि अब अच्छा रिजल्ट आएगा। गुजरात के औद्योगिक इतिहास में पहली बार हुआ है जब एसएमईज भी एनपीए की चपेट में आ गए हैं। पिछले 1 साल में गुजरात के एसएमईज का एनपीए दुगना हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में एसएमईज की हालत काफी चिंताजनक है। एनपीए संकट से जूझ रहे बैंकिंग सेक्टर के लिए गुजरात का एसएमई सेक्टर भी बड़ा संकट बन सकता है। गुजरात की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने वाले एसएमई सेक्टर में एनपीए पिछले 1 साल में दुगने हो गए हैं। एमएसएमई सेक्टर जिसके अंदर एनपीए लास्ट फिस्कल में काफी बड़ा है, जैसे अराउंड 6.92%, करीब 7% के आसपास टच कर रहा है। 2015-16 के दौरान गुजरात में कुल इंडस्ट्री का एनपीए 25,500 करोड़ रुपए है, जिसमें सिर्फ एसएमईज का एनपीए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दरअसल गुजरात की पहचान उसके एमएसएमई सेक्टर से भी होती है। किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में गुजरात में एमएसएमई काफी ज्यादा है। गुजरात में रजिस्टर्ड एसएमईज की संख्या 3,30,000 है, जबकि महाराष्ट्र में इनकी संख्या 2.5 लाख और पश्चिम बंगाल में 1,85,000 है। उद्योग संगठनों का कहना है कि एसएमई सेक्टर की स्थिति काफी अच्छी नहीं है और सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे। अगर हम देखें
तो गुजरात में जो रजिस्टर्ड MSME है वो सबसे ज़्यादा है। गुजरात में 3,30,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड MSME हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 2,50,000 है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ 1,85,000 के करीब है। तो गुजरात का कहते हैं प्रोडक्टिविटी भी MSME देखता है और जो बैकबोन ऑफ नेशन भी है। गुजरात सरकार पर विपक्ष का ये भी आरोप है कि वाइब्रेंट गुजरात शुरू होने के बाद सरकार ने SMEs की अनदेखी शुरू कर दी है। गुजरात को SME का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर हजारों करोड़ का NPA सामने आता है तो ये चिंता का विषय है। अगर समय रहते सरकार ने सही कदम नहीं उठाए तो गुजरात में लघु उद्योग सिर्फ नाम के रह जाएंगे। कैमरामैन योगेश ठाकर के साथ कतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 26 साल बाद वुमेन पावर दिखाई देगी। मार्गरेट थैचर के बाद थेरेसा मे अब ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। आज उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही ब्रिटेन के नए दौर की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी थेरेसा को बधाई दी है। ब्रिटेन में 26 साल बाद इतिहास ने फिर यू टर्न लिया है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में नई आयरन लेडी की एंट्री हो गई है। नाम है थेरेसा मे। मार्गरेट थैचर के बाद थेरेसा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पद संभालने वाली पहली महिला है। 59 साल की थेरेसा ब्रिटेन के लिए नई शुरुआत उस मुकाम से कर रही हैं जहां से डेविड कैमरन की विदाई हो रही है। थेरेसा डेविड कैमरन सरकार में गृह मंत्री थी। वो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त तक गृह मंत्री रहने वालों में से एक है। कैमरन ने आखिरी बार संसद को संबोधित किया और फिर बकिंघम पैलेस जाकर आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ II को अपना इस्तीफा सौंपकर थेरेसा की एंट्री पक्की कर दी। As we leave for the last time, my only wish is continued success for this great country that I love so very much. इसके बाद महारानी से मिलने की बारी थी थेरेसा की और उन्होंने महारानी से मुलाकात कर PM पद संभालने की हामी भर दी। I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government, and I accepted. हालांकि थेरेसा मे के लिए चुनौतियां आसान नहीं। थेरेसा ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में बने रहने की समर्थक थी, लेकिन PM बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौती EU से निकलने की 2 साल लंबी मुश्किल प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने की होगी। बदलते ब्रिटेन और बदलते PM से कैसा होगा भारत का कनेक्शन, अब इस पर भी एक नजर डालते हैं। भारत को लेकर थेरेसा के अभी तक के फैसले मिले जुले रहे हैं। थेरेसा सिर्फ एक बार भारत आई हैं, वो भी 2012 में ब्रिटेन के गृह मंत्री के तौर पर। कैमरन का जोर भारत से अच्छे रिश्तों पर रहा है। अनुमान है कि थेरेसा भी यही रास्ता अपनाएंगी। खासतौर पर EU से बाहर होने के बाद ब्रिटेन अब भारत से कारोबारी रिश्ते बढ़ाना चाहेगा। हालांकि बतौर गृह मंत्री थेरेसा के कुछ फैसले भारत को नाराज करने वाले भी रहे। 2013 में थेरेसा ने भारत को उन 5 देशों में शामिल किया था जिनके लोगों को वीजा पाने के लिए 3,000 पाउंड जमा करना जरूरी बनाया गया था। हालांकि पैसा रिफंडेबल था। थेरेसा इमिग्रेशन पर भी सख्ती दिखा सकती हैं। 2012 में उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा खत्म कर दिया था, जिससे भारतीय छात्रों को काफी नुकसान हुआ था। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर होना और अब थेरेसा का PM बनना, जानकारों की माने तो ब्रिटेन को अपनी हर नीति रणनीति बदलनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न्यूज़ 360 में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।